तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है ट्रेन स्पॉटिंग। और आज की हमारी कहानी 90s में फैल रहे नशे की प्रॉब्लम को दिखाएगी कि कैसे यूथ में नशे की प्रॉब्लम उस समय पर कितनी ज़्यादा फैल रही होती है। तो आज की हमारी कहानी एक रॉन नाम के लूज़र लड़के की कहानी होने वाली है, जो कि अपने दोस्तों के साथ नशे की लत में पड़ जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह होती जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर से होती है और ये समय है 1996। और यहाँ पर हम रॉन नाम के एक 26 साल के बेरोज़गार लड़के को देखते हैं। और रॉन एक ड्रग एडिक्ट होता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ उनके अपार्टमेंट में रहता है। और रॉन का अपनी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता, वो तो बस दिन भर ड्रग के नशे में रहता है। और यहाँ पर अगले सीन में हमें एक फुटबॉल मैच के दौरान रॉन के 4 सबसे करीबी दोस्तों को दिखाया जाता है और उनके नाम होते हैं बेन, पार्क, और ये सब भी रॉन की तरह ही ड्रग एडिक्ट होते हैं। और रॉन का तीसरा दोस्त होता है विलियम, जो कि इनसे उम्र में थोड़ा बड़ा होता है। और विलियम एक एग्रेसिव एल्कोहलिक ड्रिंकर होता है, लेकिन वो कोई ड्रग्स नहीं लेता, बल्कि वो तो काफ़ी बड़ा हैवी ड्रिंकर होता है और वो एक काफ़ी एग्रेसिव आदमी भी था। और रॉन का चौथा दोस्त होता है रॉबर्ट, जो कि एक यंग फुटबॉल प्लेयर होता है। और रॉबर्ट किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करता और रॉबर्ट अकेला होता है, जो कि रॉन को हमेशा ड्रग्स छोड़ने की सलाह देता है। और मूवी के पहले ही सीन में हम इन सभी को एक डाबी नाम के ड्रग डीलर के पास देखते हैं और डाबी इन्हें पैसे लेकर हीरोइन शूट करवाता है। और इस जगह पर रॉन ने भी कई बार ड्रग्स लिए होते हैं। और यहाँ पर बेन और पार्क भी एक एलिसन नाम की लड़की के साथ ड्रग्स लेते हैं। और जब यहाँ पर ये सारे नशे में धुत होते हैं, तब इनसे थोड़ी दूरी पर विलियम और रॉबर्ट को देखते हैं और ये दोनों इन सभी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि अल्कोहल के अलावा कोई भी नशा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉन के घर पे रॉन के पेरेंट्स रॉन के इस नशे की लत से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। और रॉन अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोचकर अब इन ड्रग्स को छोड़ने की कोशिश करता है। और वो भी यहाँ पर स्विंग से कहता है कि कल से वो अब यहाँ पर नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पर स्विंग रॉन के ऊपर हंसता है, क्योंकि रॉन उसका सबसे पुराना कस्टमर होता है और उसे रॉन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि वो ड्रग्स लेना छोड़ सकता है। तब यहाँ पर एक नई उम्मीद मन में भर के रॉन अपने घर में सारा राशन का सामान रख लेता है, ताकि उसे घर से बाहर ना निकलना पड़े। और इसके बाद हम देखते हैं कि रॉन अपने घर में सारे खाने का सामान रखकर अपने घर को लॉक करता है और साथ में वो अपने दरवाजे पर कुछ लकड़ियों को भी कील से ठोक देता है, ताकि वो चाहकर भी बाहर ना निकल सके। लेकिन अब यहाँ पर रॉन को ड्रग्स ला लेने की वजह से काफ़ी एंजाइटी हो रही होती है। और इस एंजाइटी से बचने के लिए वो ये सोचने लगता है कि जो दवाइयाँ उसने खाई हैं, उसका असर को काउंटर करने के लिए उसे एक आखिरी बार ड्रग्स लेना चाहिए। तब यहाँ पर रॉन अपनी खुद की लगाई हुई लकड़ियों को वहाँ से हटाता है और वहाँ से निकलकर एक ड्रग डीलर को कॉल करता है। और इस ड्रग डीलर से रॉन 2 ओपियम की टैबलेट्स लेता है। लेकिन अपनी एंजाइटी की दवाइयाँ और इस ड्रग को साथ में लेने की वजह से रॉन का पेट खराब हो जाता है, जिस वजह से उसे एक बैटिंग शॉप पे जाकर के गंदे और ख़राब पड़े हुए टॉयलेट को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आज जो घटना उसके साथ हुई है, इस घटना को देखकर रॉन एक बार फिर से ड्रग्स की आदत को छोड़ने के लिए और भी ज़्यादा सीरियस हो गया। तो इस काम में यहाँ पर रॉन का दोस्त बेन भी उसकी मदद करने लगता है। तो यहाँ पर ये दोनों इस ड्रग्स की आदत को छोड़ने के लिए अपना ध्यान ड्रग्स से हटाकर कुछ देर के लिए पार्क में जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो एक डॉग के ऊपर शूट कर देते हैं और वो डॉग अपने ही मालिक को काटने लगता है। और इसके बाद रॉन केविन को भी ड्रग्स ना लेने के लिए कन्विंस कर लेता है। लेकिन यहाँ पर केविन कहता है कि आज उसका एक इंटरव्यू है, बस आज के लिए उसे ड्रग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो तब यहाँ पर रॉन उसे एक स्पीड नाम का उनका ड्रग्स देता है, जिसे लेकर उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉब के इंटरव्यू में केविन ने जिस ड्रग्स को लिया होता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो हर एक सवाल का काफ़ी रफ्तार में जवाब दे रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि एचआर को उसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही होती और उसे यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। और इसके बाद ये सभी रात को एक बार में मिलते हैं, जहाँ पर विलियम इन सभी को कुछ ड्रिंक्स खरीद के देता है
और यहाँ पर विलियम हाल ही में हुए यहाँ पर विलियम की कहानी बियर को सभी को बताने लगता है। उसके कांच का गिलास नीचे डांस कर रहे लोगों के ऊपर फेंक देता है और वो गिलास सीधा एक लड़की के सर पे गिरता है। उस लड़की के सर पे काफी गहरी चोट आ गई होती है और जब यहाँ पर ये लोग इस बात पे विलियम की कंप्लेंट करते हैं तो तब यहाँ पर विलियम बेशर्मी से यहाँ पर लड़ने लगता है और यहाँ पर इस क्लब में विलियम के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रॉन और उसके सभी दोस्त इस लड़ाई को ऊपर से ही देख रहे होते हैं क्योंकि शराब पीकर इस तरीके की लड़ाई करना विलियम की पुरानी आदत होती है। अब एक दिन रॉन एक फुटबॉल मैच की सीडी लेने के लिए रॉबर्ट के घर पे जाता है क्योंकि रॉबर्ट एक फुटबॉल प्लेयर है और उसके पास फुटबॉल के सभी मैचेस की सीडी पड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ पर उन वीडियो टेप्स में रॉन को रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड की एक रोमांटिक टेप मिल जाती है और रॉबर्ट जो कि यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है उसे ये रियलाइज नहीं होता हमने उसकी प्राइवेट सीडी चुपके से अपने पास रख ली। अब यहाँ पर बैन के अपार्टमेंट में आकर रॉबर्ट की उस सीडी को देखकर रॉन ये रियलाइज करता है कि नशे की आदत की वजह से वो कभी लाइफ में रिलेशनशिप में उतरा ही नहीं और अब उसे भी सबकी तरह एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। अब यहाँ पर रॉन क्लब में काफ़ी लड़कियों पे ट्राई करता है लेकिन यहाँ पर सभी लड़कियों के पहले से ही बॉयफ्रेंड होते हैं और कोई भी लड़की सिंगल नहीं होती। तभी यहाँ पर रॉन देखता है कि एक डायना नाम की लड़की एक जगह पर अकेली खड़ी होती है तो तब यहाँ पर रॉन उसके पास जाकर उससे बात करता है और उसे सीड्यूस करने लगता है। तब यहाँ पर डायना उसे लेकर के अपार्टमेंट में जाती है और दोनों ही साथ में रात गुजारते हैं और इसके बाद अगली सुबह रॉन डायना के पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। लेकिन वो ये जानकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि डायना एक स्कूल की स्टूडेंट होती है और उसकी एज अभी 18 साल से कम होती है और अब एक माइनर के साथ इंटीमेट होने की वजह से अब पुलिस उसे जेल में डाल सकती है। अब इसके बाद रॉन डायना के साथ उसके घर से बाहर आता है और वो यहाँ पर डायना से कहता है कि देखो हम साथ में नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पर डायना उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और अगर तुमने मेरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो ध्यान रखना मैं पुलिस स्टेशन जाकर के तुम्हारे ऊपर रेप का केस डाल दूंगी। अब उधर यहाँ पर रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड को ये मालूम पड़ जाता है कि उनकी टेप मिसिंग है। तब यहाँ पर वो दोनों सारे घर में अपनी टेप को ढूंढने लगते हैं और लिज़ी यहाँ पर रॉबर्ट के ऊपर उस टेप को घुमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और वो अपनी बदनामी के डर से रॉबर्ट के साथ ब्रेकअप करके उस शहर को ही छोड़ देती है। और वहीं यहाँ पे रॉन रॉबर्ट को ये बात कभी नहीं बताता कि वो टेप उसी ने चुराई थी। और यहाँ पर रॉबर्ट अपने ब्रेकअप से उभरने के लिए अपने चारों दोस्तों को पहाड़ों के ऊपर एक ट्रिप के लिए ले जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके तीनों दोस्त वहाँ पर अपने ड्रग्स को ही मिस कर रहे होते हैं और तो और वो यहाँ पर रॉबर्ट के साथ इन पहाड़ों के ऊपर ट्रैकिंग करने से भी मना कर देते हैं और वो यहाँ पर वापस से ड्रग्स लेने का फैसला करते हैं और वो यहाँ से वापस स्विंग के अड्डे पर चले जाते हैं। और यहाँ पर ये एलिसन नाम की लड़की भी यहीं पर ड्रग्स लेती है और वो अपने साथ अपनी 4 महीने की बच्ची को भी यहीं पर रखती है। और यहाँ पर ये सभी लोग उस छोटे से बच्चे के सामने ही नशे में धुत हो रहे होते हैं और यहाँ पर ये सभी अपने हीरोइन एडिक्शन के नशे में उस छोटे से बच्चे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। और कुछ दिनों बाद जब रॉन और उसके दोस्तों के पास स्विंग से और हीरोइन खरीदने के पैसे नहीं बचे होते हैं तब यहाँ पर रॉन एक कदम और आगे बढ़ता है और वो चोरियाँ करने लगता है। तब यहाँ पर रॉन अपने घर से चोरियाँ करना शुरू कर देता है और वो पहले तो अपने घर से पैसे चुराता है और जब उसे घर पे पैसे नहीं मिलते हैं तो वो यहाँ पर कार के स्पेयर पार्ट्स को चुराकर उन्हें बेचने लगता है। और अब तो ये सभी पूरा दिन स्विंग के अड्डे पर नशे में ही रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट लिज़ी के जाने से बेहद ही दुखी रहने लगता है और तो और वो अपनी फुटबॉल और अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना छोड़ देता है। और एक दिन तो वो स्विंग के अड्डे पर आता है और रॉन से ड्रग्स मांगता है और वो रॉन को इसके लिए पैसे भी देता है और पैसे मिलने के बाद रॉन उसे हीरोइन इंजेक्ट कर देता है। और अब इस तरीके से रॉबर्ट भी जो कि सीधा लड़का था वो भी ड्रग्स के कांटेक्ट में आ जाता है। और वहीं पे रॉन जो कि पूरा दिन सिर्फ नशे में ही धोता रहता है वो भी अपने दोस्त रॉबर्ट को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं करता। और अब धीरे धीरे इन सभी की चोरियां भी बढ़ती जा रही होती हैं और तो और अब ये लोग ओल्ड एज होम से उन बूढ़े लोगों की दवाइयाँ और उनके सामान को चुराने लगते हैं। और जब इन चोरियों से भी इनका ड्रग्स का खर्चा नहीं निकल रहा होता तब ये लोग विलियम की हेल्प मांगते हैं। तब यहाँ पर विलियम इनकी मदद करता है और वो इनके साथ जाकर के यहाँ पर आए टूरिस्ट जो कि होटल में रह रहे होता है वो इन सभी के साथ जाकर के उन्हें चाकू के दम पे लूटता है
और अपनी लूट से अपना हिस्सा निकालने के बाद वो इन सभी को इनका पैसा दे देता है और इन सभी का नशा ऐसे ही चल रहा होता है कि तभी एक दिन एलिसन सभी को चिल्लाकर उठाती है और उसकी चीखने की आवाज़ों से सभी का नशा टूटता है और फिर सभी आकर के देखते हैं कि वो एलिसन की वो छोटी सी बच्ची अपने छोटे से बिस्तर पर मरी पड़ी है। और क्योंकि सभी के सभी पिछले कई दिनों से नशे में धुत पड़े होते हैं तो किसी का भी उस बच्ची की तरफ ध्यान नहीं गया और वो बच्ची बेचारी भूख या प्यास की वजह से अब नहीं रही। और यहाँ पर उस बच्ची की डेड बॉडी को देखकर रॉन के साथ साथ सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर रॉन उस शौक से बाहर आने के लिए एक और बार ड्रग्स का नशा लेता है और वो सबसे पहला हिट एलिसन को देता है ताकि वो इस शौक को सह सके। और इसके बाद रॉन और उसके दोस्त इस इंसिडेंट को अपने दिमाग से भूलने के लिए और भी ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं और इसके लिए वो और जगह चोरियां करते हैं। और एक दिन जब वो एक दुकान से सामान चुरा रहे होते हैं तब इनके पीछे कुछ पुलिस वाले लग जाते हैं। तब यहाँ पर बेन तो छुप कर निकल पड़ता है लेकिन यहाँ पर रॉन और पार्क पकड़े जाते हैं और यहाँ पर कोर्ट में जज पार्क को सिर्फ 6 महीनों की सज़ा सुनाता है। लेकिन वहीं यहाँ पर रॉन का ये पहला केस होता है, इस वजह से यहाँ पर रॉन को बेल पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जज उसे ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाने का ऑर्डर देती है जहाँ पर उसे मेथाडोल नाम की ड्रग छोड़ने की दवाई दी जाएगी। लेकिन कोर्ट से बेल मिलने के बाद रॉन जब अपने घर वापस आता है तब यहाँ पर रॉन अपने पेरेंट्स को चकमा देकर अपने घर से भागता है और वो स्विंग के अड्डे पर पहुँचता है और वहाँ पर वो ड्रग्स की ओवरडोज कर लेता है। और जब यहाँ पर स्विंग ये नोटिस करता है कि रॉन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है तब वो यहाँ पर उसे उठाकर अपने घर से बाहर लाता है और उसे रोड पर ही रख देता है। और फिर वो एक टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दे करके उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर स्विंगी से पैसे लेकर रॉन को अस्पताल के बाहर जाकर ही फेंक देता है। और किस्मत से हॉस्पिटल का स्टाफ रॉन का ट्रीटमेंट करके उसकी जान बचा लेते हैं। और इसके बाद जब रॉन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तब उसके पेरेंट्स उसे लेकर के घर आते हैं। लेकिन इस बार उसके पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि अब वो रॉन को एक कमरे में बंद कर देंगे और अब बस वो उसका रूम सिर्फ उसे खाना देने के लिए खुला करेंगे ताकि वो इस बार घर में अपने नशे को छोड़ सके। लेकिन अब रूम में बंद होने की वजह से रॉन को ड्रग्स के विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं और उसे कई टाइप की हेलुसिनेशंस होती हैं और हेलुसिनेशन में उसे कई सारी अजीब चीज़ें दिखती हैं। लेकिन यहाँ पर रॉन के पेरेंट्स रॉन के काफ़ी चिल्लाने के बाद भी वो दरवाजे नहीं खोलते और धीरे धीरे रॉन इस प्रोसेस में कई बार बेहोश होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे 2 हफ्ते बीतते हैं और रॉन के विड्रॉल सिम्टम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और अब वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगता है। और रॉन ने यहाँ पर ड्रग्स लेने के लिए कई सारे ड्रग एडिक्ट्स के इंजेक्शन से खुद को इंजेक्ट किया होता है। इसीलिए रॉन के पेरेंट्स रॉन का एक HIV टेस्ट भी करवाता है कि कहीं उसे एड्स वगैरह की बीमारी तो नहीं हो गई। लेकिन किस्मत से उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है और इसके बाद से यहाँ पर रॉन बिल्कुल ही फ्रेश हो गया होता है। उसने ड्रग्स पूरी तरीके से छोड़ दिए होते हैं। लेकिन अब रॉन के पास करने को कुछ भी नहीं होता तो इसलिए फिर वो बोर होते हुए अपने दोस्त रॉबर्ट से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर रॉबर्ट पूरी तरीके से एक ड्रग एडिक्ट बन गया होता है और रॉबर्ट बेचारे ने ड्रग्स के लिए अपने घर का सारा सामान भी बेच दिया होता है। और उसकी हालत को देखकर रॉन को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। और यहाँ पर रॉबर्ट रॉन को बताता है कि वो HIV पॉजिटिव है और वो यहाँ पर रॉन से ड्रग्स के लिए कुछ पैसे भी मांगता है। तब यहाँ पर रॉन उसकी ये हालत देखकर उसे कुछ पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। अब इसी बीच एक दिन डायना रॉन से मिलने के लिए उसके घर आती है और वो यहाँ पर रॉन से कहती है कि उसका इस शहर में कोई भी फ्यूचर नहीं है और उसे यहाँ से निकलकर लंदन जाना चाहिए जहाँ पर उसे कुछ करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और रॉन डायना की बात मानकर लंदन पहुँचता है और वो एक प्रॉपर्टीज़ फर्म में एज अ रियल एस्टेट एजेंट काम करने लगता है। और यहाँ पर उसकी इस जॉब में उसे एक डिसेंट सैलरी और रहने के लिए एक रूम भी मिलता है। और धीरे धीरे रॉन को भी अब ये बिना ड्रग्स वाली सिंपल लाइफ अच्छी लगने लगती है। और वहीं यहाँ पर डायना एडिनबर्ग से रॉन को लेटर्स लिखकर उसके दोस्तों के हालचाल दे रही होती है। और वहीं यहाँ पर रॉन एक नॉर्मल इंसान की तरह एक ड्रग फ्री नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन एक दिन यहाँ पर विलियम
लंदन में उसके अपार्टमेंट में आ जाता है और वो बताता है कि एडिनबर्ग में उसने एक चोरी की थी और उसी से भागकर वो यहाँ पर उसके पास छुपने के लिए आया है। और वो भी यहाँ पर रॉन के इस घर को देखकर रॉन के साथ ही रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर रॉन को ही विलियम के सारे खाने पीने का खर्चा उठाना पड़ता है और विलियम के पीछे पीछे ही बेन भी एक ड्रग डीलर बनने के लिए लंदन चला आता है। और फिर ये दोनों ही यहाँ पर रॉन के खर्चे पर यहाँ पर रहने लगते हैं और ये दोनों ही यहाँ पर बिना कुछ काम किए पूरे दिन रॉन के घर पर टाइम पास करते रहते हैं। और रॉन की शक्ल से हम ये जान सकते हैं कि वो उन दोनों के यहाँ पर आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। रॉन उनके आने से बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन तभी यहाँ पर डायना के अगले लेटर से रॉन को यहाँ पर पता चलता है कि उसके दोस्त रॉबर्ट की एड्स से मृत्यु हो गई है। तब यहाँ पर वो तीनों लंदन से एडिनबर्ग अपने शहर वापस आते हैं और वो चर्च में आकर के रॉबर्ट की फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। और यहाँ पर रॉन को पता चलता है कि रॉबर्ट की डेड बॉडी उसकी बिल्ली के साथ कई दिनों तक उसके अपार्टमेंट में ही रखी रही। और जब यहाँ पर उसके कमरे से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगी तब यहाँ पर उसके पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन घुमाया। और रॉबर्ट की इस दुख भरी कहानी को सुनने के बाद ये लोग यहाँ पर पार्क से मिलते हैं। और क्योंकि पार्क भी अब जेल से छूट गया होता है, अब फ्यूनरल से वापस आने के बाद बेन इन्हें एक ड्रग डील के बारे में बताता है। और वो यहाँ पर बताता है कि कुछ रशियन के सेलर्स 2 किलो प्योर हीरोइन लेकर यहाँ पर बेचने आने वाले होते हैं। और यहाँ पर बेन बताता है कि अगर ये लोग उन लोगों से वो 2 किलो हीरोइन खरीद कर मार्केट में बेचें तो इन लोगों को $4,000 लगाकर $20,000 मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रॉन इस प्लान के लिए बिल्कुल ही मना कर रहा होता है। तो तब यहाँ पर बेन रॉन से कहता है कि देखो, इस काम के लिए हमारे पास $2,000 पहले से ही है और बस हमें $2,000 और चाहिए। लेकिन यहाँ पर रॉन कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन तब यहाँ पर विलियम रॉन को उसकी सेविंग्स के बारे में याद दिलाता है, क्योंकि लंदन में रहते हुए विलियम ने उसकी बैंक की स्टेटमेंट को देख लिया था। और यहाँ पर रॉन देखता है कि ये दोनों ही मान नहीं रहे होते और यहाँ पर ये दोनों ही रॉन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जिस वजह से मजबूरी में रॉन को अपनी सारी सेविंग्स यहाँ पर लगानी पड़ती हैं। लेकिन फिर उसके बाद उस हीरोइन की प्योरिटी चेक करने का काम भी ये लोग रॉन को ही देते हैं। और रॉन, जिसने इस नशे को छोड़ दिया होता है, अब वो 1 साल बाद इस हीरोइन का टेस्ट करने के लिए वो इस हीरोइन को खुद में इंजेक्ट करता है। और रॉन से यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये हीरोइन बिल्कुल ही प्योर होती है। और इसके बाद ये चारों इस पूरी हीरोइन को लेकर के लंदन पहुँचते हैं। और यहाँ पर लंदन में बेन और विलियम ने एक बायर से पहले ही बात कर ली होती है, जो कि इनकी हीरोइन को खरीदने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पर ये लोग उस हीरोइन के बायर से मिलते हैं, जो कि उस हीरोइन का वेट और उसकी प्योरिटी चेक करता है। और काफ़ी बार्गेन करने के बाद वो यहाँ पर इन्हें $20,000 देने के बजाय इस डील को $16,000 में फाइनल करता है। और ये चारों यहाँ पर इस डील से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपनी इस डील को पब में जाकर के सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि अब इनके हर एक मेंबर को $4,000 मिलने वाले थे। लेकिन अब इसके बाद विलियम सबके लिए और बियर लेने के लिए बार की तरफ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर बेन रॉन और पार्क से कहता है कि अगर उसका बस चले तो वो ये सारे पैसे लेकर अकेले यहाँ से भाग जाए। अब यहाँ पर बेन के टॉयलेट जाने पर रॉन पार्क से पूछता है कि अगर वो इस सारे पैसे को लेकर यहाँ से भागे तो क्या पार्क उसके साथ चलेगा। लेकिन यहाँ पर पार्क मना कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर विलियम जो कि अपनी बियर लेकर वापस आ रहा होता है, उससे एक आदमी ज़रा सा टकरा जाता है। तो इतनी सी बात पर विलियम गुस्से में आकर के उसके चेहरे पर वो बियर का भरा हुआ ग्लास तोड़ देता है। और जब यहाँ पर केविन उसे रोकने की कोशिश करता है तो तब यहाँ पर विलियम के हाथ में जो चाकू होता है वो उसे लग जाता है। और यहाँ पर विलियम का ये वॉयलेंट नेचर देखकर रॉन ये समझ जाता है कि अब विलियम उन्हें डराकर मेजॉरिटी का पैसा अपने पास रख लेगा और उन्हें कम पैसा देगा। अब इसके बाद रात को जब ये चारों होटल रूम में सो रहे होते हैं तब यहाँ पर रॉन जाग रहा होता है। और वो यहाँ पर बेन और विलियम का नेचर जानते हुए रॉन उठ करके विलियम के पास से वो पैसे से भरा हुआ बैग उठा लेता है। और रॉन को ऐसा करते हुए पार्क भी देखता है और यहाँ पर रॉन उसे भी अपने साथ चलने का इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर पार्क विलियम से डरकर उसके साथ जाने से मना कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर रॉन उस पैसे से भरे हुए बैग को लेकर होटल से बाहर आ जाता है। और इसके बाद वो अपने लॉकर से अपना पासपोर्ट निकालकर एयरपोर्ट पे चला जाता है। और इसके बाद जब सुबह होने पर विलियम रॉन और उस पैसे से भरे हुए बैग को गायब देखता है, तब यहाँ पर वो गुस्से में उस पूरे होटल रूम में तोड़फोड़ करने लगता है।
तब ये देखकर होटल के लोग पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस वाले यहाँ पर उसे अरेस्ट कर ले जाते हैं। और पुलिस को देखकर बैन और पार्क होटल रूम के बाहर से ही भाग जाते हैं। और वहीं पर हम रॉन को स्माइल करते हुए देखते हैं, जो कि उन पैसों को लेकर के किसी दूसरे देश में आ गया होता है। और अब फाइनली यहाँ पर रॉन एक अच्छी और ड्रग फ्री लाइफ जी पाएगा। और मूवी के एंड में हम पार्क को देखते हैं, जैसे कि रॉन का एक लेटर मिला होता है और रॉन ने उसे उस लेटर में एक लॉकर का पता दिया होता है। और जब यहाँ पर वो उस लॉकर में जाकर देखता है तो वहाँ पर पार्क के हिस्से के पैसे होते हैं, क्योंकि पार्क ने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।